Hey everyone, welcome to Cartography IES. My name is Gaurav. Okay, and welcome back in this series. हमारी जो सीरीज चल रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्टोग्राफिया में. ओके, सो लेट मी चेक कि मेरी आवाज आ रही है. आई थिंक ओके, सो लेट चलिए भाई इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और आई होप कि आपको इस सीरीज से कुछ फायदा हो, क्योंकि हम सिर्फ इसमें क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसके डिटेलिंग पे जा रहे हैं जिससे आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहें, आपका जो मेमोरी है उसमें चीजें घुस जाएं. ऐसा नहीं कि हम अभी मान लिया कि 50 क्वेश्चन है और एक लाइन में अगर 50 क्वेश्चन करवाते जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका, आपको 2 दिन के बाद आप वो चीजें भूल जाओगे. ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे फायदा हो रहा हो और स्टार्ट करते हैं. इससे पहले आपको पता ही है कि कार्टोग्राफी आईएएस हमारा एक पंचामृत प्रोग्राम जो चल रहा है, ये मटेरियल के फॉर्म में है. ये आपको कॉपी के बुक के फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसमें हम इसको 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स पे हमने इसको बनाया है, इसको तैयार किया है, जिसमें हम ऑफिशियल वेबसाइट्स कवरेज देते हैं. लगभग 200 से ज्यादा ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज. गाइस बहुत मुश्किल होता है कि आप इतनी 200, 200, 250 वेबसाइट्स का कवरेज करो. उसके साथ साथ हमारी जो अप्रोच है वो है बुक टू मैप अप्रोच. ओके, तो आपकी जो फोटोजेनिक मेमोरी है उसका यूज करके हम चीजें मैप पे उतारने की कोशिश करते हैं. इसके साथ साथ हमने पूरा एनसीईआरटी का माइंड मैप बना रखा है, जिसके थ्रू आप इजीली एनसीईआरटी को याद कर पाएंगे, इजीली उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान रख पाएंगे. ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको स्किप करनी पड़ेंगी. तो ये काम हमने इस पंचामृत प्रोग्राम में किया है. इसके साथ साथ आपको 1.5 साल का करंट अफेयर इसमें मिलता है और इसके साथ साथ आपको यूपीएससी का मेगा पॉइंटर्स भी मिलता है. जो सिलेक्टेड चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी. ओके, तो गाइज ये यूपीएससी का जो हमारा पंचामृत है और इस प्रोग्राम के तहत हम 30 क्वेश्चन की रिटन गारंटी दे रहे हैं. ओके, 30 क्वेश्चन की रिटन गारंटी इन यूपीएससी 2020. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज प्लीज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप ये पंचामृत खरीद सकते हैं. अगर आपको इससे फायदा हो तो आप आगे अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जिससे हम मोटिवेटेड हों और भी ऐसी चीजें और भी इनोवेशन लेके आए एजुकेशन सेक्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अपना जो टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय. ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक से चल रहे हैं. ओके, सो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि ये जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया हुआ है, इस ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स ने किया है. ओके, तो इनका एक हमें क्रम याद रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया में ऐसे क्या चीजें चेंज करी उस टाइम पे, जो एक एक करके इन्होंने पूरे इंडिया को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, पूरे इंडिया को हड़प लिया. ओके, सो सबसे पहले बेसिक, और बेसिक में हम जानेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले एक तुम्हारे जो गवर्नर होंगे, इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव. ओके, रॉबर्ट क्लाइव से हम स्टार्ट करते हैं और एक डायग्राम है, ये डायग्राम आप बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. सो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है? बेस तैयार किया है इंडियन कॉन्क्वेस्ट का. हिंदी में बोले तो इन्होंने नींव रखी है कि इंडिया का कॉन्क्वेस्ट करना है तो उसकी नींव किसने रखी है? रॉबर्ट क्लाइव ने. कैसे रखी है सर? 1757 प्लासी का युद्ध. ठीक है, और प्लासी के युद्ध में आप देखोगे कि उसके बाद से अंग्रेजों ने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया. ठीक है, कि उसके बाद स्थायित्व, और एक बार बंगाल पे आप स्टेबल हो गए तो मैंने आपको बताया कि बंगाल कुबेर है, और जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी तो आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशन बढ़ जाएगी, और इन दोनों चीजों से, पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशन से, आप किसी भी चीज पे कब्जा कर सकते हो, और ये तो भारत है. ओके, सो नींव जो रखी गई वो रखी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा. इसके बाद इस नींव के ऊपर मैं अगर बोलूं, इस नींव को मजबूती जो दी है, इस नींव को मजबूत, स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट जो इनमें डाला है वो डाला है 2 लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस. बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दोनों ही जो गवर्नर हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम आप बनाओ, बहुत चीजें आपकी क्लियर होगी. अब जैसे इन्होंने मजबूत किया, मजबूत कैसे किया? वॉरेन हेस्टिंग आए, पहले गवर्नर जनरल बन के आए. ठीक है,
उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो डुअल गवर्नमेंट जो चल रही थी अभी तक उसको खत्म कर दिया, रेवेन्यू बोर्ड बनाया, रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिया। रेवेन्यू जब आपके हाथ में होगा तो आपकी पॉलिटिकल पावर ज्यादा ग्रैब होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि इन्होंने रिफॉर्म्स करे। इस टाइम पे इतना भ्रष्टाचार था, अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी में भ्रष्टाचार था। सुप्रीम कोर्ट बनवाया कलकत्ता में एलिजा इम्पे वगैरह के साथ, ठीक है, वो पहले अध्यक्ष बने उसके बाद। तो ये चीजें वॉरेन हेस्टिंग ने करी। तो मजबूती किसने दी? वॉरेन हेस्टिंग ने। अब इस मजबूत को और ज्यादा कॉन्क्रीट मिला के मजबूत किया कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए, उसके साथ कॉर्नवालिस कोड लेके आए, ठीक है। और कॉर्नवालिस कोड में जो इन्होंने काम किया, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज का काम क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सबको बांट दिया। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो इन दोनों ने इसको क्या किया, बहुत ज्यादा मजबूत किया। अब इस मजबूती के ऊपर आप देखोगे भवन, घर, इस मजबूती के ऊपर जो घर बसाया वो बसाया दो लोगों ने। किस किसने? लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इन्होंने कैसे बसाया? तो सहायक संधि, आप सभी को पता है, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज मत हो रहा। अब इस घर को ब्यूटिफिकेशन किसने दी? ठीक है, इस घर को ब्यूटिफिकेशन, इस घर का सौंदर्यीकरण किसने किया? ये किया दो लोगों ने। विलियम बेंटिक, आपको पता ही है, बहुत सारे सुधार इन्होंने किए। सती प्रथा को एबोलिस्ट किया राजा राम मोहन रॉय के साथ, ठीक है। उसी टाइम पे ठगी प्रथा भी एक चलती थी, ठगी प्रैक्टिस, उसको इन्होंने खत्म किया, ठीक है, विलियम बेंटिक। एंड सेकंड वन ये है लॉर्ड डलहौजी, और इनसे तो आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे। और इतने लोगों ने क्या किया, पूरे भारत को मैं बोलूंगा कैप्चर कर लिया, पूरे भारत को। तो ये एक आप डायग्राम बनाओ, ये क्रम याद रखोगे। रॉबर्ट क्लाइव, मजबूती दी वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस ने, घर उस पे बनाया लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग ने, और उसका ब्यूटिफिकेशन किया विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। सो वॉरेन, अब इनका वो भी याद रखोगे कि टाइम कब कब था। अगर रॉबर्ट क्लाइव की मैं बात करूं तो ये दो बार रहे, ठीक है। 1757 से 60 बंगाल के गवर्नर रहे, ठीक है। और उसके बाद 5765 से और 5767, ठीक है, प्लासी का पहला युद्ध जितवा के चले गए। बाद में जब बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद इनको फिर बुला लिया गया कि भैया अब तुम बताओ आगे क्या करें। तो ये लेके आए इलाहाबाद की संधि, द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, और उसमें इन्होंने क्या किया, मुगल और अवध को अनेक्स कर लिया, मुगलों को पेंशन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव। अब इस चीज को मजबूत किया वॉरेन हेस्टिंग ने, और वॉरेन हेस्टिंग बन के आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके, 1772 से लेके और 1785। और उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस, ठीक है, 1786 से लेके 1793, ठीक है भाई। एंड उसके बाद आप देखोगे लॉर्ड वेलेस्ली, इनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1798 से 1805। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेके और 1823। एंड उसके बाद विलियम बेंटिक, बेंटिक का आपको पता ही है, 1835 से लेके 35 नहीं, 1828 से 28 से लेके 1835 तक। और उसके बाद 1848 से लेके और 1856 तक रहे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इस डायग्राम को याद रखोगे और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे ये गवर्नर हैं इनके नाम याद रखोगे। अब दूसरी चीज क्या है, अब आपको ना बंगाल का जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या वॉइस राय है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पे कब्जा किया, तो बंगाल पे, ठीक है। सबसे पहले कहां कब्जा किया, तो बंगाल पे। तो पहला जब गवर्नर बनेगा वो काय का बनेगा, तो बंगाल का, ठीक है। तो सबसे पहले जो गवर्नर बना वो किसका बना, बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर बने थे ये बने थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑब्वियसली यही बनेंगे ना, प्लासी का युद्ध तो यही लड़ने आए हैं, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे
जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने 10 लाख पाउंड पैसा 1772 में ब्रिटिशर्स से मांगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और उनको मौका मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का। तो वहीं से आप देखोगे 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। आप हमसे पैसा लेके जा रहे हो, अब हम आपको करेंगे रेगुलेट, और उसके तहत अब बनाया जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अभी तक क्या था, बंगाल का क्या बन रहा था, बंगाल का बन रहा था कौन, गवर्नर, अब बनना स्टार्ट होगा गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहले जो गवर्नर जनरल बनेंगे हमारे बंगाल के, ये बनेंगे कौन, वॉरेन हेस्टिंग। ओके, वॉरेन हेस्टिंग, समझ आया। अब क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है हमने सब्सिडरी अलायंस करे, सब्सिडरी अलायंस के बाद धीरे धीरे पूरे भारत को क्या कर लिया गया, अनेक्स कर लिया गया। 1833 का टाइम आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, और इस एक्ट के बाद बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आपको पता ही है 1833 के चार्टर एक्ट के टाइम पे कौन होगा गवर्नर, तो ये होंगे कौन, विलियम बेंटिक। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा परेशान किया, ठीक है, हर तबके को, ठीक है, बाद में लॉर्ड डलहौजी आ गया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया, जितने भी राज्य थे उनको हड़प लिया। सतारा की बात करें, नागपुर की बात करें, ठीक है, अवध की बात करें, इन सबको जब अनेक्स कर लिया, तो अब अपने अपने जब घरों को बचाने की बात आई, तो अब एक क्रांति स्टार्ट होती है 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, अपने अपने घर बचाओ। अब इस रिवोल्ट के बाद ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से, तुम अब यहां से भागो और अब हम करेंगे शासन, और यहां से आ जाएगा ब्रिटिश क्राउन का शासन। ओके, एंड ब्रिटिश क्राउन का जब शासन आएगा तो यहां पे ये बनेंगे वॉइस रॉय। तो पहले तुम्हारे जो वॉइस रॉय बनेंगे, 1858 का जो भारत अधिनियम आएगा, ठीक है, जो इंडियन एक्ट आएगा 1858 का, उस एक्ट के तहत बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट वॉइस रॉय कौन होंगे भारत के, फर्स्ट वॉइस रॉय होंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये हमने देखा, फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। और यही इसके बाद आप देखोगे ब्रिटिश क्राउन सीधा सीधा रूल करना स्टार्ट करेगा, कहां, इंडिया में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ भैया बताओ आंसर क्विकली। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, साफ साफ गलत है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, सेकंड, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 1833 का चार्टर एक्ट, और उस एक्ट के तहत क्या आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा हमारा सही, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है भाई, आंसर करो भाई, आंसर आंसर। क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। हाँ भाई, सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें तो सही ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंडिया नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंडिया नहीं बंगाल। अब सवाल हो गया हमारा ये, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग, और इनका टाइम पीरियड क्या होगा। हाँ भाई 17, टाइम पीरियड वॉरेन हेस्टिंग का 1772 से लेके 1785 तक। ठीक है भाई, वॉरेन हेस्टिंग। अब इनके कुछ काम देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। अब इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश, इन्होंने क्या किया,
ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत सारा पैसा ले लिया, ठीक है, 10 लाख पाउंड। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, हम तुम्हें क्या करेंगे, अब रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट करने के लिए 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है भाई। अब इस एक्ट के द्वारा कुछ कुछ चीजें हुई, ठीक है। रेगुलेट कैसे करोगे, भ्रष्टाचार बहुत फैला है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनवाया जाएगा। कहां, तो सुप्रीम कोर्ट बना कहां, कलकत्ता में, ठीक है। कब बना, 1774 में। और इसके पहले जो सीजीआई बने वो कौन बने, एलिजा इम्पे, ठीक है भाई। तो पहला तो ये। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो डुअल गवर्नमेंट थी, ठीक है भाई, जो डुअल गवर्नमेंट थी, द्वैत शासन था, उसको खत्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया। क्यों कर दिया खत्म, देखो डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उप दीवान, ठीक है, उप दीवान बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। उप दीवान जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे रजा खां, ठीक है, रजा खां रजा खां जो था, अब उप दीवान क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। तो वॉरेन हेस्टिंग जब आया तो उसने बोला कि रेवेन्यू कलेक्शन का अब सीधा हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और इसने डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया 1772 में, ठीक है, 1772 में। और रेवेन्यू का सीधा काम कर लिया अपने हाथ में, और रेवेन्यू के लिए एक बोर्ड बनाया गया, रेवेन्यू बोर्ड। तो रेवेन्यू बोर्ड किसने बनवाया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने, ओके। इसके बाद आप देखोगे अब इसने क्या किया, रेवेन्यू बोर्ड को जब अपने हाथ में रखा इसने, उसके बाद इसने क्या किया, बंगाल के आसपास की जो जमीन है उसकी इसने बोली लगवाना स्टार्ट किया कि भाई बोली लगाओ, ठीक है। तो लोगों ने अपनी अपनी जमीन पे क्या बोली लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो बोली लगाई गई तो उसमें इसका जो एक एस्टिमेट पैसा हुआ, इसने बोला कि भैया चलो मान लेते 2 से 3 करोड़ रुपए की बोली लग गई बंगाल की जमीन की। अब इसको ये एक्सपेक्टेड था कि भैया 2-3 करोड़ रुपए आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो लोग हैं उनका जमीन से बहुत ही तगड़ा नाता है, ठीक है। जमीन से इंडिया के जो लोग हैं, जो पुरखे हैं, चाहे आप देखो बाद में आप जमीन नहीं बेचते हो अपनी, तो जमीन की उन्होंने बोली तो बहुत अच्छी खासी लगा दी, लेकिन जब रेवेन्यू की बात आई तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। तो रेवेन्यू हुआ मान लो 20 से 30 लाख का जनरेट। अब यहां पे घाटा पड़ गया किसको, वॉरेन हेस्टिंग को। अब जब घाटा इसको पड़ा तो इसने बोला कि यहाँ के कल्चर और यहाँ के इनके नेचर को समझना पड़ेगा, इंडियंस के नेचर और कल्चर को। और नेचर और कल्चर को समझने के लिए इन्होंने बनाया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में क्या किया गया, इंडियंस जो बुक थी, भारतीय जो किताबें थी, उनको ट्रांसलेट करके उनको समझा गया, और ये बनाया विलियम जोन्स ने, ठीक है। इनका नाम याद रखोगे, बहुत बार पूछा गया विलियम जोन्स ने। कब बना, 1774 में, ओके, द राइट आंसर 1774, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या, 78 के आसपास ये क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं नंद कुमार, ठीक है। सो उन नंद कुमार क्या करते हैं, वो नंद कुमार वॉरेन हेस्टिंग पे एक आरोप लगाते हैं कि भाई इन्होंने घूस ली है, और वॉरेन हेस्टिंग उल्टा नंद कुमार के ऊपर आरोप लगा देता है और साबित भी कर देता है, क्योंकि जुडिशरी किसके अंडर में है, वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में। एली जब ये जो एमपी हैं ये मिल जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग, अब जब ये मिल जाते हैं और यहाँ पे इसको फांसी की सजा हो जाती है नंद कुमार को इंडिया में। और भारतीय राइटर जो थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको बोला ये जुडिशरी मर्डर है, न्यायिक हत्या है। और जब आपने ऐसी बात कही तो जब ये ब्रिटेन वापस जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग, तो इनके ऊपर चलाया जाएगा क्या, मुकदमा इम्पीचमेंट का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया, तो वो चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया वॉरेन हेस्टिंग। चलिए भाई अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। The foundation of the system of civil administration was firmly laid down the Warren Hastings, on which the superstructure was raised. अब देखो ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, बनाया, और उसको स्ट्रक्चर दिया कॉर्नवालिस ने। ये बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट होगा ये तो, ठीक है। क्योंकि सिविल स्टेटमेंट कैसे, रेवेन्यू बोर्ड बना रहा है, रेवेन्यू बोर्ड के बाद आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बन रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इसी चीज को और ज्यादा स्ट्रक्चर कौन दे देगा, कॉर्नवालिस। कैसे दे देगा, कॉर्नवालिस अपना एक कोड लेके आएगा, कॉर्नवालिस कोड, और बोलेगा कि भैया डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट का जो जज होगा वो अपना न्यायिक व्यवस्था देखेगा, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर रेवेन्यू क्रिएट करेगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ठीक है।
चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पे, क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विस। ऑब्वियसली रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज को रिफॉर्म किया था, ठीक है। 57 से पहले भी इसने किया था, ठीक है, जब कर्नाटक के वॉर लड़े जा रहे थे तब किया था, उसके बाद बंगाल में आके इसने किया, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। आंसर करो भाई आंसर। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज ही कंसोलिडेट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। कंसोलिडेशन की बात ही नहीं करी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। इन्होंने क्या है, रिफॉर्म्स करे इंडिया में, ठीक है। सती सिस्टम को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। इसके बाद मैकॉले जो पैटर्न था उसके तहत इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, कंसोलिडेट और ऐसा कुछ काम नहीं किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच हेमिटन्स द ब्रिटिश एम्पायर, ऑब्वियसली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अनेक्स कर दिया था लगभग पूरे भारत को। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है भाई, द राइट आंसर इज सी। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो अभी सवाल आ गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता किसने बनाई थी, विलियम जोन्स ने। कब, 1774 में, ठीक है। और इस टाइम पे कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ओके। तो राइट आंसर इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चलिए भाई आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू, ये अच्छा सवाल है, कमेंट करो भाई। सिक्योरिटी सेल बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो सिक्योरिटी सेल क्या था, ये उस टाइम पे इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में आप देखोगे इधर मराठा सुप्रीमेसी, मराठा बढ़ रहे हैं बहुत आगे आगे, ठीक है। यहां पे मैसूर, ठीक है, मैसूर ने परेशान कर रखा है। इधर से आप देखोगे अफगानी, इनका डर बना हुआ है। तो अब इन सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है तब वहां पे, ये कहां बैठे हुए हैं, बंगाल में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अवध है, अवध को यूज किया एज अ बफर स्टेट, ठीक है, एज अ बफर स्टेट, ठीक है। यही क्या बना बाद में, सिक्योरिटी सेल बना, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस बाद में इसी ने कर लिया, ठीक है। और सबसे पहले की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे ही इन्होंने क्या कर लिया था, सब्सिडरी अलायंस कर लिया था, ठीक है। जो इलाहाबाद ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में ही। तो जो सिक्योरिटी सेल है ये बना अवध, और ये किसके टाइम पे बना, ये बना वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। अब इसी को आप जो सिक्योरिटी सेल है इसको एक और नाम से जानते हैं हम, रिंग फेंस, ठीक है। ये एक तरह के फेंस था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विथ, हाँ भाई अभी बताया था, वॉरेन हेस्टिंग। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। Who among the following abolished dual government system in Bengal, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट किसने हटाई थी, अभी बताया किसने हटाई थी, वॉरेन हेस्टिंग ने, ओके। वॉरेन हेस्टिंग क्यों हटाई थी, और इसके हटा के इसने क्या बनाया था, तो इसने बनाया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू को अपने हाथ में रखना था इसको, ठीक है। चलो भाई, विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है। अभियोग, महाअभियोग किसके ऊपर लगाया गया था, तो मैंने बताया था नंद किशोर की जो हत्या हुई थी भारत में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, ब्रिटेन में चला था इनके ऊपर, ठीक है। बाद में इनको बरी कर दिया गया था। अभिनव राजपूत, ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। किसका आंसर बता रहे हो अभिनव, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर लगा था ना इम्पीचमेंट, ठीक है भाई। चलो भाई अगले सवाल पे, हु एस्टेब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। तो मैंने तुम्हें बताया था लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आया था,
कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ने क्या किया था, बहुत सारी चीजें की। कॉर्नवालिस का कोड आया, ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नवालिस को चलो पढ़ ही लेते हैं। कॉर्नवालिस का जो पूरा टाइम है वो है, आप देखोगे 1786 से लेके और 93 तक, ठीक है, 86 से लेके 93 तक का इसका पूरा टाइम है। अब इस टाइम में जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने काफी ज्यादा सुधार किए भारत में, मैं कहूंगा सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस कोड लेके आए और इस कोड में इन्होंने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में कौन कौन, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, ये क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले इसीलिए सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को, ठीक है। अब उस टाइम पे 1853 से आपको पता ही है ब्रिटेन में क्या होने लग गया था, सिविल सेवा का पेपर होने लग गया था, ठीक है भाई। और उसके बाद 1923 से भारत में ये पेपर होना स्टार्ट हो गया सिविल सेवा वाला, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको पता ही है सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनका नाम याद रखोगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये क्या थे भाई, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस सिविल सेवा का पेपर पास किया था, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसने क्या किया, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है कॉर्नवालिस का, वो है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। बहुत ही तगड़ा स्थायी बंदोबस्त जो इनका कॉन्सेप्ट है, ये जब हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था परमानेंट सेटलमेंट का। अब इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जितने भी जमींदार थे, छोटे छोटे जमींदार, वो सब गुलाम बन गए अंग्रेजों के, ठीक है। अब अंग्रेजों को ना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपनी सेना रखनी पड़ी, ना ही अधिकारी रखने पड़े, वो खुद आके आपको पैसे देके जाते थे, ठीक है। और नहीं देके जाएंगे तो उनको आप हटा दोगे जमींदारी से। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इसने अंग्रेजों को और ज्यादा मजबूती दी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। Who among the following governor general created the Covenanted Civil Service of India, which later came to be known Indian Civil Service? ठीक है भाई, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, राइट आंसर इज कॉर्नवालिस। चलो भाई आगे चलते हैं। The enforcement of the public service was done, ठीक है भाई, पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस किसने, ये वही सिविल सेवा की बात हो रही है यहाँ पे। सो आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्नवालिस, ठीक है। द टूम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है ये सवाल। और इनका जो टूम है वो है गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहीं पे इनको दफना दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लो इस पे। चलिए, बिटवीन whom was the Treaty of Bassein signed in 1802, ठीक है भाई। सो 1802 में कौन होगा, वेलेजली, ठीक है भाई। सो ये होगी किस किस के द्वारा, तो बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के द्वारा। तो राइट आंसर इज बी, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये जो बाजीराव सेकंड है ये पेशवा हैं तुम्हारे। और मराठा एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये जो मराठा एम्पायर है दो तरह से आप पढ़ सकते हो। एक तो इसमें है छत्रपति, ठीक है, जो शिवाजी ने फाउंडेशन डाली थी। और उसके बाद आप देखोगे 1707 में, ठीक है, 1689 में क्या होता है, औरंगजेब पकड़ के ले जाता है शाहू वगैरह को। और 1707 में जब शाहू को छोड़ दिया जाता है तो शाहू की मदद करते हैं पेशवाज। और सेकंड जो टेन्योर स्टार्ट होता है वो होता है पेशवाज का, ठीक है। तो ये अलग अलग करके आप पढ़ना, एक तरफ छत्रपति शिवाजी और दूसरी तरफ पेशवा, इनका डोमिनेंस होता है, ठीक है। और पेशवाज के बाद आप देखोगे एक और चीज बनेगी, पेशवा संघ, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, ठीक है, ग्वालियर, इंदौर और नागपुर इस जगह ये लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो संधि हुई थी ये किस किस के बीच हुई थी, तो बाजीराव सेकंड और इंग्लिश के बीच में हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट संधि, ठीक है। पेशवाज यहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी लाइन्स ऑफ लॉर्ड वेलेजली, अभी बताया पेशवा बाजीराव सेकंड 1802 में, ठीक है, बेसिन की संधि में, ट्रीटी ऑफ बेसिन में। चलो भाई, सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, सब्सिडरी अलायंस जो है सहायक संधि कौन लेके आया था, तो लॉर्ड वेलेजली।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी सहायक संधि, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें तो सहायक संधि में जो पहला स्टेट बना था वो बना था हैदराबाद, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1798 में अडॉप्ट कर ली थी, मान ली थी इस संधि पर ट्रीटी कर साइन कर लिए थे इन्होंने। इसके बाद मैसूर, ठीक है, मैसूर में टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। इन्होंने बोला टीपू सुल्तान ने कि 100 दिन कुत्तों की तरह मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह मरो। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा ओके ठीक है, बढ़िया थॉट है आपका। और 1799 का जो आप देखोगे चौथा जो मैसूर और इंग्लिश वॉर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है श्रीरंगपट्टनम जो जगह है उसको बचाने के चक्कर में, ठीक है। और बाद में मैसूर पे वॉडियार डायनेस्टी को दोबारा बैठा दिया जाता है और इनसे साइन करवा ली जाती है सब्सिडरी अलायंस 1799। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस, कभी आप लेक्चर जब लोगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत 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 बड़ा इंपैक्ट पड़ा था इसका, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस का, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे अवध 1801 में अवध ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद आप देखोगे पेशवा, ठीक है, पेशवा अभी हमने पढ़ा 1802 बेसिन की ट्रीटी में। इसके बाद आप देखोगे भोंसले, जो मराठा संघ है धीरे धीरे टूट गया 1803। इसके बाद आप देखोगे सिंधिया, ठीक है, फिर तो ये अडॉप्ट करते ही चले गए 1804। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को क्या कर लिया, उस पर साइन कर दिए, संधि को मान लिया, और इस तरह भारत पे कब्जा होना स्टार्ट हो गया अंग्रेजों का। चलिए भाई अगले सवाल, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? पहला, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो पहला जो इंडियन रूलर नेटिव रूलर जो था, इसने सब्सिडरी अलायंस को जो अडॉप्ट किया था वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, 1798, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग विच कंक्लूड द सब्सिडरी अलायंस विथ लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और इनका आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना है। तो अभी हमने देखा ही था, तो हैदराबाद आपको पता ही है 1798 सबसे पहले, मैसूर 1799, अवध आप देखोगे अवध ने कब 1801 में, और सिंधिया आप देखोगे 1804 में 1804, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यस, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, ये देखो अब दो अलग अलग तरह के सवाल हैं। उसमें क्या होता था कि पहला इंडियन नेटिव कौन था, इसमें पूछा गया है तुमसे पहला इंडियन रूलर कौन है जिसने सब्सिडरी अलायंस को क्या किया था, साइन किया था, ज्वाइन किया था। यहां पे तुम्हारा जो आंसर सही होगा, ये इस पे 3 स्टार लगा लो, ये आंसर सही होगा द नवाब ऑफ अवध। कब? 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त और 16 अगस्त, ठीक है भाई। तो 12 अगस्त में मुगलों के भी मुगल सम्राट के बीच में हुई थी, ठीक है। मुगल सम्राट को पेंशन वेंशन देके इनको बैठा दिया, और 16 अगस्त को बोला कि भाई तुमने भी बक्सर के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी कि नहीं, बोला हाँ लड़ी थी, तो हर्जाना दोगे, ठीक है। इनसे हर्जाना ले लिया युद्ध का पूरा, और इसके बाद इनसे एक ट्रीटी साइन करवा ली, यहीं पे ना साइन करवा लिए कि तुम्हारे यहाँ हमारी क्या रहेगी, ब्रिटिश आर्मी रहेगी। इसीलिए जो अवध है, ये अवध इनका पहला बफर स्टेट बना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब ऑफ अवध। चलिए, द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड व्हाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी याद रखोगे। द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्रेसिव थे ये होलकर, जो इंदौर वाला पार्ट था। ये आप देखोगे यहाँ पे होलकर बैठे हैं। और ये जो मराठा, जब पेशवाज के अंडर आया मराठा, तो पेशवाज में जो बाजीराव थे, बाजीराव के टाइम पे आप देखोगे कि मराठा संघ बना, और मराठा संघ में क्या कर दिया, इन सबको बांट दिया गया, ठीक है। सिंधिया को बोल दिया कि तुम अपनी जगह रहो, तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। होलकर्स को बोल दिया कि तुम भी स्वतंत्र हो, ठीक है। गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़ जो नागपुर वाला एरिया था, इनको स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। तो इन सबको जब स्वतंत्र कर दिया गया, बाद में जब वाजीराव, ये जो तुम्हारे वाजीराव सेकंड थे, ये एकदम बेवकूफ आदमी था, बहुत ही बेवकूफ बंदा, और ये आपस में ही अपने सरदारों को लड़ाया जा रहा था, और इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हें एनेक्स करने वाली है, ठीक है। सो ये जो बाजीराव सेकंड है, बहुत ही बेवकूफ किस्म का इंसान था। तो बाजीराव सेकंड और सिंधिया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, होलकर पे अटैक कर दिया, ठीक है। और बाद में होलकरों ने पता क्या किया, सिंधिया और इनको
भोसले इन दोनों को हरा दिया। तो ये बहुत एग्रेसिव थे होलकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनको नहीं हरा पाई क्योंकि इनकी टरेन और इनके जो साथी थे वो काफी ढंग के थे। तो ये चीज आप याद रखोगे, जो होलकर ऑफ इंदौर थे इन्होंने सब्सिडरी रिलायंस को क्या नहीं किया था, साइन नहीं किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम काफी हो गया। आगे हम इसी लेक्चर को बढ़ाएंगे जिसमें हम लॉर्ड विलियम बेंटिक और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और जो इंपॉर्टेंट गवर्नर और वॉइसराय रहे हैं जैसे मिंटो की बात करें, या उसके बाद आप देखोगे लॉर्ड इरविन, लिनलिथगो, उन सब की हम चर्चा करेंगे और एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी आपको इससे समझ आएगी। ठीक है, तब तक बने रहिए कार्टोग्राफिया के साथ। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।